प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जयप्रकाश नारायण के चिंतन के दार्शनिक आधार। यानी जयप्रकाश नारायण भारत में एक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक चिंतक के तौर पर विश्व के किन किन दार्शनिकों से, किन किन विद्वानों से प्रभावित हुए। जयप्रकाश नारायण की विचारधारा पर कौन कौन से राजनीतिक विचारकों, दार्शनिकों, चिंतकों, विद्वानों, माता पिता, परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के शिक्षकों का प्रभाव पड़ा। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे जयप्रकाश नारायण के चिंतन के आधार। जयप्रकाश नारायण के चिंतन के दार्शनिक आधार। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण जीवन संघर्षशील रहा है। उन्होंने आमजन व देश की भलाई के लिए राष्ट्रता का मोह कभी नहीं किया। उनके निस्वार्थ कार्यों एवं योगदान के लिए ही उनको देश में लोकनायक के तौर पर जाना जाता है। लोकनायक का मतलब है आम जनता का, आम व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने वाला एक नायक के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में। उनके चिंतन पर उनके परिवार के साथ साथ अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दार्शनिकों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। उनके चिंतन के भिन्न स्रोतों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। जयप्रकाश नारायण पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है उनके परिवार का पड़ा है। पारिवारिक सदस्यों का उन पर गहरा प्रभाव रहा है। सबसे ज़्यादा परिवार में जो प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा वो उनकी माँ फूल रानी थी। उनकी माँ के व्यक्तित्व की उन पर स्पष्ट हमें छाप दिखाई देती है। उनकी माँ की जो सादगी थी, निर्ममता थी, उसी ने जयप्रकाश के चिंतन को सकारात्मक दिशा दी। उनकी माता के साथ साथ उनके पिता श्री हर्षदयाल भी एक उच्च व्यक्तित्व के धनी थे, मधुरभाषी थे, देशभगत थे और व्यक्तिवादी व्यक्तित्व से संप्रेषित थे। उनके पिता ने इस व्यवहार ने भी उन्हें समाजवाद एवं संपूर्ण क्रांति के लिए बचपन से ही पोषित किया, पलवित किया, संचरित किया। परिवार में मुख्य सदस्यों में वो अपनी पत्नी के भी विचारों से प्रभावित हुए। उनकी पत्नी प्रभावती धार्मिक विचारों की थी और यही कारण है कि जयप्रकाश नारायण का जो दर्शन है वो भी धार्मिक दर्शन से प्रभावित था। जयप्रकाश नारायण पर उनके परिवार के साथ साथ उनके विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के शिक्षकों का भी गहरा प्रभाव रहा। स्कूल में जयप्रकाश की नारायण की गिनती स्कूल के 3 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में होती थी। उनकी हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा में गहरी रुचि थी। उनके मुख्याध्यापक बिटमोर ने उन्हें अनुशासित विद्यार्थी बनाने के लिए बैंत की सजा दी, लेकिन बाद में वे बिटमोर जो है उनके टीचर, उनके सरल स्वभाव को देखकर स्यों आत्म ग्लानि से भर गए। अमेरिकी विश्वविद्यालय में अध्यक्ष के दौरान वे समाजशास्त्र के प्रोफेसर E.F. ड्रूमला, कैंपस कम्युनिकेशन के प्रोफेसर स्वीड स्टीनमेज, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर A.B. वोल्फ के विचारों से भी काफी प्रभावित हुए। यानी जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण विचारधारा पर उनके विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का हमें
गहरा प्रभाव दिखाई देता है। जयप्रकाश नारायण पर मौलाना आज़ाद के प्रभावों का भी स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है। उनकी विचारधारा मौलाना आज़ाद के दर्शन से प्रभावित हुई। जनवरी 1921 में मौलाना आज़ाद के पटना की एक जनसभा में विद्यार्थियों के लिए विचार उत्तेजक भाषण दिया। मौलाना ने विद्यार्थियों को धिक्कारते हुए कहा कि कुछ विद्यार्थी यह सोचते हैं कि एक बार परीक्षा दे दें तो फिर कॉलेज छोड़ दें। यह पढ़ाई हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहती है, इसे तो फौरन छोड़ देना चाहिए। मौलाना आज़ाद के इस भाषण का जयप्रकाश के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जयप्रकाश ने तुरंत कॉलेज छोड़ दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रियता की शुरुआत हम मौलाना आज़ाद के भाषण से प्रेरित होकर के देख सकते हैं। जयप्रकाश नारायण पर मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रभाव हमें दिखाई देता है। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी विचारधारा से काफी प्रभावित हुए। अमेरिका में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर कहते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था में गरीबी का निदान नहीं है। इस विचार का जयप्रकाश के चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अध्ययन के दौरान ही कार्ल मार्क्स, लेनिन, लेवनाव, ट्राटस्की, एमन राय की पुस्तकों का गहराई से अध्ययन किया। जयप्रकाश ने स्वयं का अमेरिका में, विस्कॉन्सिन में, मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था, घोर मार्क्सवादी बना, स्टालिनवादी नहीं। वह लेनिन का जमाना था, वह ट्रोट्स्की का जमाना था। सन 1924 में लेनिन मरे थे और 1924 में मैं मार्क्सिस्ट बना था और दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे अंग्रेजी में हम लोगों ने पढ़ डाले। एक एशियन दर्जी था, उनके हम यहाँ दिन रात भर क्लास लगाते थे। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण अमेरिका में अध्ययन के दौरान ही मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हुए। जयप्रकाश नारायण पर आचार्य नरेंद्र देव के विचारों का प्रभाव भी पड़ा। समाजवादी चिंतक आचार्य नरेंद्र देव के विचारधारा समाजवाद पर आधारित थी। आचार्य नरेंद्र देव चाहते थे कि कांग्रेस देश में आवश्यक सुधार नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने जयप्रकाश के साथ मिलकर 21 अक्टूबर 1934 को मुंबई में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। आचार्य नरेंद्र देव इस पार्टी के अध्यक्ष बने और जयप्रकाश नारायण महासचिव बने। आचार्य नरेंद्र देव के प्रभाव में आकर जयप्रकाश घोर मार्क्सवादी से लोकतांत्रिक बन गए। यानी मार्क्सवादी विचारधारा में पल्वित पोषित होने के बावजूद भी आचार्य नरेंद्र देव के दर्शन से प्रभावित होकर के वो मार्क्सवादी से लोकतांत्रिक बन गए। जयप्रकाश नारायण के विचारों पर एरिक फ्रोम का भी प्रभाव में दिखाई देता है। एरिक फ्रोम भी एक पश्चिमी समाजवादी चिंतक हुए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फियर ऑफ फ्रीडम और इस पुस्तक में एरिक फ्रोम ने समाजवाद का गहराई से विश्लेषण किया और जयप्रकाश नारायण ने फियर ऑफ फ्रीडम से प्रभावित होकर के इसको एक कंसेप्ट के रूप में, अवधारणा के रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम दिया। यानी जो समाजवादी विचारधारा है, अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से स्थापित की जाती है, प्रचारित प्रसारित की जाती है, तो ऐसा जो समाजवाद है वो ज़्यादा जो है मॉडरेट होगा, ज़्यादा सीमित होगा।
और जयप्रकाश नारायण एरिक फ्रोम के लोकतांत्रिक समाजवाद को भारत में लागू करना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण की समाजवादी विचारधारा विशेष करके लोकतांत्रिक तरीके से भारत में समाजवाद लाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से एरिक फ्रोम की पुस्तक फियर ऑफ फ्रीडम से प्रभावित है। जयप्रकाश नारायण धार्मिक ग्रंथों से भी काफी प्रभावित हुए, विशेष करके वो हिंदू धर्म ग्रंथ की पुस्तक गीता के दर्शन से काफी प्रभावित हुए। जिस तरह से उन्होंने देखा है कि गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, वे इस पुस्तक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने विवाह उपरांत अपनी पत्नी प्रभावती को पहले उपहार के रूप में गीता ही भेंट की। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का भी उनके चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अमेरिका में अध्ययन के लिए जाते समय वे इन पुस्तकों को अपने साथ ले गए। धार्मिक ग्रंथों के प्रभाव के कारण उनके खान पान, रहन सहन और विचारों में सादगी साफ झलकती थी। तो एक प्रकार से जिस तरह से उन्होंने राजनीति में आकर के भी अपनी ईमानदारी का, लोगों के मान सम्मान का, परोपकारिता का जो परिचय दिया, उसके पीछे एक प्रकार से गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी की विचारधारा से भी काफी प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल महात्मा गांधी के विचारों का अनुकरण किया बल्कि उनकी कार्य प्रणाली से भी प्रभावित हुए। जयप्रकाश महात्मा गांधी पर तोताराम धनाढ्य द्वारा लिखित पुस्तक का उन्होंने अध्ययन किया। इस पुस्तक में सत्याग्रह के प्रयोग एवं दक्षिण अफ्रीका में निग्रो लोगों के पक्ष में संघर्ष एवं अनुभव के प्रयोग से वे काफी प्रभावित हुए। वे महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। महात्मा गांधी की राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी प्रयोग, राष्ट्रवादी दर्शन से जयप्रकाश नारायण की विचारधारा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और इसीलिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग करके देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अपना योगदान जारी रखा। जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से भी काफी प्रभावित हुई। नेहरू के कहने पर ही जयप्रकाश ने कांग्रेस में मजदूर सेल का प्रभार ग्रहण किया। इलाहाबाद में जयप्रकाश ने एक छोटे से कार्यालय में अपना कार्य शुरू किया। नेहरू ने मजदूर आंदोलन के साथ साथ कांग्रेस का संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से ही ये कार्य किया। जयप्रकाश ने नेहरू के समाजवादी दर्शन से प्रभावित होकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से कांग्रेस का संबंध जोड़ने की कोशिश की। एक प्रकार से जवाहरलाल नेहरू की लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के जयप्रकाश ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में मजदूरों को पार्टी से जोड़ने का कार्य किया, मजदूरों के हितों की पार्टी में वकालत की और देश में लोकतांत्रिक समाजवाद लाने के लिए अपना प्रयास जारी रखा। जयप्रकाश नारायण आचार्य विनोबा भावे के विचारों से भी काफी प्रभावित हुए। आचार्य विनोबा भावे की सर्वोदय संबंधी धारणा से वो गहरे प्रभावित हुए। आचार्य विनोबा भावे ने अपनी सर्वोदय धारणा में सबके उदय की, सबके कल्याण की कामना की और इसी धारणा से प्रभावित होकर के 1954 में उन्होंने प्रजा समाजवादी दल का त्याग कर सर्वोदय आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। उनका मानना था कि समाजवाद से देश की समस्त समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता, केवल सर्वोदय के द्वारा ही सबका भला हो सकता है। सर्वोदय में ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकास के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो जयप्रकाश जो है आजीवन आम व्यक्ति के लिए लड़ते रहे, आम व्यक्ति के लिए के कल्याण के लिए लड़ते रहे, यहाँ तक कि
जनता पार्टी के गठन के बाद उन्होंने जब 4 दलों को मिलाकर के जनता पार्टी का गठन कराया, उसके बाद जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई और इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिक्टेटरशिप को समाप्त करने में उनका अहम योगदान था। सरकार बनने के बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए कभी लालसा नहीं दिखाई और वो सरकार से दूर रह करके समाज की भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए सरकार का एक प्रकार से चेक और बैलेंस करते रहे, सरकार की कमियों को उजागर करते रहे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है वो किसी एक विचारक, किसी एक चिंतक, किसी एक व्यक्तित्व से प्रभावित न होकर के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं, विभिन्न प्रकार के दर्शन से उनकी विचारधारा का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से समन्वित हुआ, एकीकृत हुआ। जयप्रकाश के विचारों में जिस तरह से हम समाजवादी दर्शन को ढूंढते हैं, लोकतांत्रिक दर्शन को ढूंढते हैं, उनकी ईमानदारी का जो परिचय हम देखते हैं, उनका त्याग का जो दर्शन देखते हैं, संघर्ष का दर्शन देखते हैं, राष्ट्र की भलाई व कल्याण में उनके संघर्ष को देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण के विचारों पर सभी प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चिंतकों, उनके परिवार का प्रभाव, उनके विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और जहाँ जहाँ भी अपने जीवन काल में जिन व्यक्तियों के संपर्क में आए उनसे उन्होंने अच्छी बातें ग्रहण करके अपने जीवन में उन्हें लागू करने का प्रयास किया और उन जो दर्शन है उससे देश की भलाई व कल्याण का कार्य करने में उन्होंने हमेशा तत्परता दिखाई। जयप्रकाश नारायण की विचारधारा, उनकी फिलोसफिकल बैकग्राउंड, दार्शनिक जो पृष्ठभूमि है उससे संबंधित आज का ये लेक्चर यही समाप्त होता है। लेक्चर पर आपके सुझाव, आपकी टिप्पणियां सादर आमंत्रित। धन्यवाद।